Hi friends, welcome back to my English class. In this class, we will study about phrase. मित्रों, फ्रेज़ क्या होता है, फ्रेज़ कितने प्रकार का होता है, फ्रेज़ को हम कैसे पहचानते हैं और फ्रेज़ का प्रयोग कैसे करते हैं। तो बात करते हैं मित्रों फ्रेज़ की। फ्रेज़ को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। वाक्यांश का अर्थ ही होता है किसी वाक्य का एक अंश, अर्थात फ्रेज़ एक शब्दों का समूह होता है जिसका कुछ अर्थ होता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं होता है, क्योंकि फ्रेज़ में ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही फ्रेज़ में वर्ब होती है, इसलिए ये अनकम्प्लीट सेंस को देता है। मित्रों, फ्रेज़ किसी सेंटेंस का एक पार्ट होता है, एक यूनिट होती है और एक सेंटेंस कई यूनिटों में बटा होता है। तो देखें मित्रों, ये एक सेंटेंस है, दिस इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस, करेक्ट। एक सेंटेंस में कई पार्ट होते हैं, कई ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। जैसे देखें, अ गुड बॉय, दिस इज एक पार्ट, एक फ्रेज़ है। इज सिटिंग दूसरा फ्रेज़ है। इन द क्लास एक ये फ्रेज़ है। इट मीन्स दैट इन दिस सेंटेंस देयर आर गिवन 3 पार्ट्स, करेक्ट। 3 यूनिट दिए हैं, यानी 3 ग्रुप ऑफ वर्ड दिए हैं। 1 2 3 ये पहला ग्रुप, दूसरा इज सिटिंग और तीसरा इन द क्लास। इट मीन्स इन दिस सेंटेंस देयर आर 3 फ्रेजेस, 1 2 एंड 3। लेकिन देखें, इस फ्रेज़ में ना तो सब्जेक्ट है ना वर्ब है। इधर सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब है। इधर नो सब्जेक्ट नो वर्ब, यानी इनमें फ्रेजेस में ना तो सब्जेक्ट है इनका खुद का, ना इसकी वर्ब है। निश्चित रूप से जब ये अलग अलग टुकड़ों का हम हिंदी निकालेंगे तो ये पूर्ण सेंस नहीं दे पाएंगे, इनका पूर्ण भावार्थ नहीं निकलेगा। इनका कुछ अर्थ तो निकलेगा लेकिन इनका पूर्ण अर्थ नहीं निकलेगा। इनका पूर्ण अर्थ तभी निकलेगा जब हम तीनों फ्रेजेस को एक साथ जोड़ करके अर्थ निकालेंगे, तो ये कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट अर्थ देगा। जब ये फ्रेजेस के रूप में रहेंगे तो इनका जब अलग अलग अर्थ आप निकालेंगे तो ये अनकम्प्लीट भाव देंगे, अपूर्ण अर्थ देते हैं। इसे मित्रों फ्रेज कहते हैं। तो मित्रों समझ में आ गया होगा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड फ्रेज। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार से हमने देखा कि एक सेंटेंस में 3-3 4-4 टुकड़े लगे होते हैं, ये टुकड़े अर्थात ये फ्रेजेस कितने प्रकार के होते हैं, तो फ्रेजेस मित्रों टोटल 10 प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो मित्रों पहला है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज किसे कहते हैं? नाउन फ्रेज शब्दों का ऐसा समूह जो मॉडिफायर से मिलकर के बना होता है और सेंटेंस में नाउन का कार्य करता है। जब नाउन फ्रेज नाउन का कार्य करता है तो निश्चित रूप से यह आपके सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग होता है। जैसे देखें एग्जाम्पल पहला, यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो। तो मित्रों यू वांट टू लर्न इंग्लिश ये एक फ्रेज़ है, ठीक। ये सब्जेक्ट अकेला है, ये वर्ब है, करेक्ट। मैंने क्या बताया, नाउन फ्रेज कैसे बना होता है? डिटरमाइनर प्लस मॉडिफायर प्लस नाउन प्लस पोस्ट मॉडिफायर। हो सकता है कई फ्रेजेस में केवल डिटरमाइनर प्लस नाउन दिया हो, मॉडिफायर प्लस नाउन दिया हो, ठीक है, या मॉडिफायर प्लस नाउन प्लस पोस्ट मॉडिफायर दिया हो। ये पोस्ट मॉडिफायर होता है जो पीछे लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन कम से कम 2 वर्ड तो होंगे ही और इसमें नाउन हेड वर्ड के रूप में दिया होगा, तभी आप इसको नाउन फ्रेज कहेंगे और यह सेंटेंस में नाउन का कार्य करेगा। वो भले ही सब्जेक्ट के स्थान पर हो सकता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर हो सकता है। जैसे इसे देखें, यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो। तो आप चाहते हो अंग्रेजी सीखना, अर्थात आप क्या सीखना चाहते हो? अंग्रेजी। तो ये क्या है? ये आपका इंग्लिश नाउन है, ठीक है। ये आपका इसको मॉडिफाई किया है और यह ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो। क्या चाहते हो? अंग्रेजी सीखना। क्वेश्चन किया, आप क्या चाहते हो? अंग्रेजी सीखना। तो अंग्रेजी सीखना ये आपका नाउन फ्रेज कहलाएगा मित्रों। दूसरा देखें, द गर्ल टॉकिंग टू द बॉय रैन अवे, लड़की लड़के से बात करती हुई रैन अवे मीन्स भाग गई। तो सबसे पहले डिवाइड किया सेंटेंस को, रैन अवे यानी ये आपका वर्ब का पार्ट हो गया, ठीक। अब इससे पहले दिया है द गर्ल टॉकिंग टू द बॉय। अब ये कौन सा फ्रेज है? तो पहली बात तो ये सब्जेक्ट के रूप में है, तो आप समझ गए होंगे सब्जेक्ट के रूप में है और सब्जेक्ट के रूप में आपका नाउन फ्रेज आता है, ठीक है। दूसरी बात आप ये भी समझ लीजिए कि द गर्ल लड़की कैसी, टॉकिंग टू द बॉय लड़के से बात करती हुई, लड़की कैसी, लड़के से बात करती हुई, यानी ये नाउन है,
इन शब्दों ने मॉडिफाई किया है, टॉकिंग टू द बॉय। तो ये टोटल मिलाकर के क्या हुआ, द गर्ल टॉकिंग टू द बॉय, ये आपका नाउन फ्रेज हुआ। दूसरा देखें एडजेक्टिव फ्रेज, दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जो किसी नाउन का वर्णन करता हो और वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता हो। यानी जो एडजेक्टिव फ्रेज है ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का ही कार्य करेगा, वो भले ही दो या दो से अधिक शब्दों से बना होगा और किसी नाउन या प्रोनाउन का के विषय में अतिरिक्त जानकारी देगा। जैसे देखें, आई हैव ए रिंग मेड ऑफ गोल्ड, मेरे पास सोने की बनी हुई अंगूठी है। करेक्ट। अब देखें जरा, इसके जब आप पार्ट करेंगे तो क्या होगा, तो ए रिंग एक अंगूठी, मेड ऑफ गोल्ड सोने की बनी, यानी रिंग को मॉडिफाई किसने किया, रिंग के विषय में अतिरिक्त जानकारी क्या है, मेड ऑफ गोल्ड, सोने की बनी हुई अंगूठी, जो एडजेक्टिव का भी कार्य कर रही है। रिंग कैसी है, सोने की बनी हुई। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो फ्रेज है ये कौन सा फ्रेज कहलाया मित्रों, तो ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज कहलाया। दूसरा देखें, तो ही इज़ वेरी हैप्पी विद माई टॉय, तो ही कर्ता हो गया, क्रिया होगी, वेरी हैप्पी बहुत खुश है। बहुत खुश कौन है, वह है, अर्थात इस प्रोनाउन को इसने मॉडिफाई किया है। इस प्रोनाउन के विषय में बताइए, एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है कि वह बहुत खुश है, तो ये आपका क्या हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाया, वेरी हैप्पी। तीसरा है फ्रेंड्स वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, ये आपका वर्ब फ्रेज कहलाता है। आप यूँ दिमाग में डाल लो कि सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया को मिला दो तो आपका वर्ब फ्रेज हो जाएगा। जैसे ही इज़ रीडिंग ए न्यू बुक, वह एक नई किताब पढ़ रहा है, तो इज़ रीडिंग दिया इस सेंटेंस में, ये इज़ रीडिंग क्या कहलाया, आपका वर्ब फ्रेज कहलाया। दूसरा एग्जाम्पल, दे हैव डन माई वर्क, हैव डन दिया इसमें, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दी है, इन दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा, वर्ब फ्रेज कहलाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज भी आपका दो या दो से अधिक शब्दों का समूह होता है जो वाक्य में एडवर्ब की तरह काम करता है और किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। जैसे देखें, राम इज टॉकिंग वेरी क्लियरली, राम बहुत स्पष्ट तरीके से बात कर रहा है, तो राम बात कर रहा है कैसी, वेरी क्लियरली, कैसी कर रहा, वेरी क्लियरली, तो ये आपका क्या हुआ, एडवर्ब फ्रेज हुआ मित्रों। क्यों, क्योंकि एडवर्ब ये क्रिया विशेषण है, जो एडवर्ब होता है कब, क्यों, कहाँ, कैसे से यदि आप प्रश्न करेंगे तो आपको एडवर्ब का पता चल जाएगा। जैसे इसी में कर लीजिए, तो राम बात कैसे कर रहा है, वेरी क्लियरली, अर्थात जैसे हमने कैसे से क्वेश्चन किया तो जवाब में क्या आ जाएगा, आपका एडवर्ब फ्रेज आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है, माई सन वर्क्स विदाउट एनी केयर, मेरा सन बिना किसी केयर के काम करता है। अब आप देखें, माई सन वर्क्स, चूँकि हमें एडवर्ब देखना है, वर्क्स कैसा, विदाउट एनी केयर। अगर आप इस शब्द को ले लें, इसकी जगह एक शब्द लगा दें, माई सन वर्क्स केयरलेसली, मेरा पुत्र लापरवाही से काम करता है, तो केयरलेसली को एक वर्ड था तो वो फ्रेज में नहीं आएगा, फ्रेज का मतलब होता दो या दो से ज़्यादा शब्द, तो हमने क्या कर दिया, माई सन वर्क्स विदाउट एनी केयर, यानी बिना किसी परवाह किए काम करता है, वर्क करता है। तो देखो क्वेश्चन करिए, माई सन वर्क्स, मेरा पुत्र काम करता है, मेरा पुत्र काम कैसे करता है, कैसे करता है, तो विदाउट एनी केयर, अर्थात ये आपका एडवर्ब फ्रेज हुआ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रीपोजिशनल फ्रेज। मित्रों प्रीपोजिशनल फ्रेज यह भी दो या दो से अधिक शब्दों के समूह से बना होता है। इसमें प्रीपोजिशन के साथ मॉडिफायर प्लस नाउन दिया होता है, यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज बिना प्रीपोजिशन के नहीं होता है। जैसे प्रीपोजिशन प्लस मॉडिफायर प्लस नाउन, ये तीन चीज़ें तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। हो सकता है मॉडिफायर ना दिया हो, लेकिन डेफिनेटली आपको कुछ नहीं होगा तो आर्टिकल ज़रूर होगा, अर्थात प्रीपोजिशन प्लस मॉडिफायर प्लस नाउन से मिलकर के आप इसे देखेंगे। कुल मिलाकर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन होता है। एग्जाम्पल देखें, जैसे ही इज़ इन द क्लास, वह कक्षा में है, तो ही सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, इन द क्लास ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। कैसे होगा, क्योंकि मैंने ही बताया कि पहले प्रीपोजिशन होगा, फिर आपका मॉडिफायर या डिटर्मिनर होगा, इसके बाद आपका नाउन दिया होगा। तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन अवश्य दिया होता है, इसलिए ये एक तरह से ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी है। इसी को आप प्रीपोजिशनल फ्रेज
कहते हैं। दूसरा देखें, दे पुट द बुक्स इन देयर बैग। दे पुट द बुक, वे अपनी किताबें इन देयर बैग, अपने बैग में रखते हैं। देखें, दे सब्जेक्ट हो गया, पुट वर्ब हो गई, द बुक इसमें प्रीपोजिशन नहीं आया, लेकिन यहाँ देखा आपने कि इन देयर बैग, तो यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन प्लस मॉडिफायर प्लस नाउन। ठीक है, तो ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा मित्रों? प्रीपोजिशनल फ्रेज। छठवां होता है नेक्स्ट वर्बल फ्रेज। मित्रों वर्बल फ्रेजेस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ए नंबर इन्फिनिटिव फ्रेज। मित्रों इन्फिनिटिव फ्रेज आप जानते हो, हम लोगों ने इन्फिनिटिव पढ़ा सिंथेसिस में। इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा करके बनाया जाता है, और इन्फिनिटिव सदैव नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य करता है। जैसे टू अर्न मनी इज गुड, ये 2 या 2 से अधिक शब्दों का फ्रेज होता ही आप सबको पता है। टू अर्न मनी इज गुड, देखें टू अर्न मनी, ये टू से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पहले टू लगा और मनी लगा है। ठीक है, तो इन्फिनिटिव दिया है, उसके साथ में मनी नाउन भी दिया है। लेकिन एक बात गौर करें, हमने इसमें बताया कि वो नाउन की तरह भी कार्य कर सकता है, एडजेक्टिव की तरह भी कार्य कर सकता है और एडवर्ब की तरह भी कार्य कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में किसका काम कर रहा? टू अर्न मनी, पैसे कमाना इज गुड, अच्छा होता है। तो पैसे कमाना यहाँ पर किसका काम कर रहा? सब्जेक्ट के स्थान पर है। ठीक है, और ये नाउन का कार्य कर रहा है। दूसरा जेरेंड, जेरेंड फ्रेज। जेरेंड आपको पता है कि हमेशा जेरेंड वर्ब प्लस आईएनजी लगा करके बनाया जाता है, और ये जेरेंड सदैव नाउन का कार्य करता है वाक्य में। और जब आपको पता है कि जेरेंड नाउन की तरह कार्य करेगा, तो नाउन सब्जेक्ट की जगह भी लिखा जा सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह भी लिखा जा सकता है। जैसे वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज़ गुड। ठीक है, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, सुबह टहलना इज़ गुड, अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है भैया? सुबह टहलना। तो ये क्या हुआ आपका? ये 2 या 2 से अधिक शब्द हैं इसमें। सुबह टहलना, आईएनजी लगा है, जेरेंड है, तो ये आपका जेरेंड फ्रेज कहलाया। ठीक है, और सब्जेक्ट बन के आया है ये, इसका मतलब है ये किसका काम कर रहा है? नाउन की तरह कार्य कर रहा है। तीसरा है इसका पार्टिसिपल फ्रेज। मित्रों हम लोगों ने पार्टिसिपल पढ़े थे। एक आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब में आईएनजी लगा करके बनाया जाता है, एक पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा था जो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म लगा के बनाया जाता है, ये एडजेक्टिव का कार्य करता है होता है। और एक आपका परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ा था जिसमें हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से मिलकर के बनाया जाता है। तो ये भी आपका पार्टिसिपल फ्रेज होता है जो आपका वर्बल फ्रेज के अंतर्गत आता है। यह भी एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। जैसे हमने कहा सीइंग अ स्नेक आई रैन अवे। अब देखें आप, सीइंग ए स्नेक, एक सांप को देखा, आई रैन अवे, मैं भाग गया, अर्थात मैंने सांप को देखा, मैं ही भागा, तो सांप को देखकर मैं भागा। तो सांप को देखकर ये आपका क्या हुआ? ये आपका पार्टिसिपल फ्रेज हुआ। नेक्स्ट है कंजक्शनल फ्रेज। तो जो भी कंजक्शन फ्रेज सेंटेंस में दिया होगा वो कंजक्शन फ्रेज कंजक्शन की तरह कार्य करता है हमेशा। कैसा कार्य करता है? यानी कंजक्शन फ्रेज वाक्य में कंजक्शन की तरह कार्य करता है। जैसे आई वर्क हार्ड, मैं परिश्रम करता हूँ, सो दैट आई में पास, ताकि मैं पास हो जाऊँ। तो इन 2 सेंटेंसेस को कौन जोड़ रहा है? सो दैट, ये आपका कनेक्टर है अर्थात आपका कंजक्शन है, और यही 2 शब्दों से मिलकर के बना है, तो ये आपका फ्रेज है। कौन सा फ्रेज कहलाएगा मित्रों? कंजक्शनल फ्रेज कहलाएगा। मित्रों नेक्स्ट है एब्सोल्यूट फ्रेज। एब्सोल्यूट फ्रेज का मतलब होता है ये पूरे वाक्य को मॉडिफाई करता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंथेसिस में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, जिसमें सब्जेक्ट बिल्कुल स्वतंत्र होता है। ये एब्सोल्यूट फ्रेज पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। जैसे देखें, द वेदर बीइंग बैड, मौसम खराब होने पर वी डिसाइडेड टू गो, हमने जाने का निर्णय लिया। तो देखिए ये जो फ्रेज है द वेदर बीइंग बैड, ठीक है, चूंकि इसमें ना तो कोई वर्ब है, द वेदर बीइंग बैड, मौसम बुरा होने पर, वी डिसाइडेड टू गो, हमने जाने का निर्णय लिया। तो हमने जाने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि वेदर बीइंग बैड, ठीक है, अर्थात ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। ये फ्रेज पूरे सेंटेंस के विषय में एक जानकारी दे रहा है कि वी डिसाइडेड टू गो, हमने जाने का निर्णय लिया। क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि द वेदर बीइंग बैड। तो ये फ्रेज आपका क्या कहलाए? एब्सोल्यूट फ्रेज। नेक्स्ट है अपोजिटिव फ्रेज।
मित्रों ये आपने पढ़ा होगा नाउन फ्रेज इन अपोजिशन, कि दो ऐसे नाउन पहले नाउन की इंफॉर्मेशन दूसरे नाउन में हो, यानी पहले नाउन की आइडेंटिफिकेशन, उसका परिचय दूसरे नाउन में हो। आपने पढ़ा सिंथेसिस में, बिल्कुल वैसा ही है ये। नेक्स्ट है मित्रों अपोजिटिव फ्रेज। मित्रों आपने सिंथेसिस में पढ़ा होगा नाउन फ्रेज इन अपोजिशन, कि उसमें दो नाउन दिए होते थे, पहले नाउन का परिचय दूसरे नाउन में दिया होता था, उन दोनों नाउन को कॉमा लगा करके पास पास लिखते थे। क्योंकि अपोजिशन का मतलब होता है पास पास, इसलिए अपोजिटिव फ्रेज कहा गया है, नज़दीक नज़दीक। बिल्कुल वही है मित्रों। देखें मोहन कॉमा माई टीचर, चाहे मोहन कह दूं चाहे माई टीचर कह दूं, पहले नाउन का आइडेंटिफिकेशन कहाँ पर है, माई टीचर। इज गोइंग देयर, ये तो वर्ब के बाद से अलग हो गया, तो मोहन माई टीचर इज गोइंग देयर, तो आपका जो ये क्या है, ये मोहन का आइडेंटिफिकेशन है कि मेरा टीचर है। ठीक है, तो आपका अपोजिटिव फ्रेज कहलाया ये। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें एक नाउन ने दूसरे नाउन को आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट मित्रों इंटरजेक्शनल फ्रेज। अब इंटरजेक्शनल फ्रेज तो आपको पता ही, फ्रेज का मतलब ही पता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को फ्रेज कहते हैं। इंटरजेक्शन का मतलब आप समझ गए होंगे, जो भी आपके विस्मय सूचक वर्ड्स हैं, तो ये भी इंटरजेक्शनल फ्रेज ही कहलाएगा मित्रों। जैसे देखें व्हाट अ पिटी शी इज डेड, व्हाट अ पिटी, कितनी दया की बात है, तो ये क्या हुआ, ये आपका इंटरनेशनल फ्रेज हुआ। तो मित्रों ये थे फ्रेजेस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि कोई इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिटरमिनर्स के साथ।